दूसरे से तीसरे लॉकडाउन के बीच में कई लोगों को लगा कि इसको चैलेंज करना चाहिए। अब इस ठप से क्या सबसे बड़ा नुकसान हुआ? हमने 4 महीने, साढ़े 4 महीने गवा दिए। वो उन तमाम सरकारों के पक्ष में वहां के जो भी विपक्ष है, सिविल सोसाइटी है, वो खड़े हो जाएंगे। ऐसा हुआ भी, दुनिया के अनेक मुल्कों में हुआ, अपने मुल्क में भी हुआ। और आप अगर गौर करें तो हम में से अधिकांश लोगों को जब प्रधानमंत्री जी पहले लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के लिए, जिसमें 4 घंटे का उन्होंने इतने बड़े मुल्क को वक्त दिया, तो उन्होंने चंद बातें कही थी। और मैं समझता हूं कि उन बातों में एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी। सबका जिक्र हुआ, लेकिन सबसे बड़े समूह जो हाशिए के समूह हैं, उनका कोई जिक्र नहीं हुआ। दूसरे लॉकडाउन में भी नहीं हुआ। दूसरे से तीसरे लॉकडाउन के बीच में जब हमने वो डरावनी छवियां देखी, सूटकेस पे बच्चा लेट के जा रहा है, ट्रैक पे लोगों की मौत हो रही है, और सीमेंट और गिट्टी बनाने वाली मशीन के अंदर लोग घुस करके अपने अपने राज्यों पे जा रहे हैं, पैदल चल के जा रहे हैं, तो अचानक से उस कोरोना कंसेंसस नाम की चीज, जो डीपोलिटिसाइजेशन का इंस्ट्रूमेंट थी, कई लोगों को लगा कि इसको चैलेंज करना चाहिए। वो चैलेंज अभी भी बहुत जो कहिएगा विशद है वो नहीं है, लेकिन वो चैलेंज होना थोड़ा शुरू हुआ। अब ये कोरोना कंसेंसस जब डीपोलिटिसाइजेशन करता है और करने की कोशिश करता है, आप और हम स्मरण करें कि मार्च के तीसरे हफ्ते से पहले जब ये कोरोना की बहुत चर्चा हुई, लॉकडाउन हुआ, उससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन चल रहे थे। एनटीसीए प्रोटेस्ट चल रहा था, दलित आदिवासी समूहों के आंदोलन चल रहे थे, कई तरह के हकूक के आंदोलन चल रहे थे, किसानों के आंदोलन की चर्चा जोर पकड़ रही थी। अचानक में जब ये कोरोना कंसेंसस और पेंडेमिक आया, तो सब कुछ लगभग ठप सा हो गया। अब इस ठप से क्या सबसे बड़ा नुकसान हुआ? क्योंकि हम सब चुप हो गए। हर सिविल सोसाइटी को लगा कि अभी सबसे फौरी तौर पर जरूरत है कि सरकार के पक्ष में खड़ा हो, क्योंकि बीते कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि क्राइसिस में सरकार ऑल्टरनेटिव नैरेटिव को कहती है कि ये नैरेटिव जो है वो फलाना विरोधी है, चिलाना विरोधी है, और एक लेवल पर वो नैरेटिव जो सरकार परोसने की कोशिश करती है सिर्फ अपने देश में, एक ये ग्लोबल ट्रेंड है, तो हम उसको उसको मानने को बाध्य किए जाते हैं। अब आइए कि कहां दिक्कत हो रही है, खास करके युवाओं के संदर्भ में। मैं बाकी बातें बाद में करूंगा। एक मुल्क में मंदिर, मस्जिद, गिरिजा, गुरुद्वारे खोले जा सकते हैं, मॉल खोले जा सकते हैं, लेकिन दो चीज जो नहीं खोली जाएगी वो है संसद और विश्वविद्यालय। अब ये गौर करने की बात है कि ये दोनों स्पेस, इनका कैरेक्टर क्या है। विश्वविद्यालय और संसद विमर्श की जगह है। नॉलेज प्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन भी इन्वॉल्व है। अगर हम नॉलेज रिप्रोडक्शन के मैकेनिज्म को हॉल्ट करते हैं, तो आप वैकल्पिक सोच को हॉल्ट करते हैं। हमने 4 महीने, साढ़े 4 महीने गवा दिए। संसद का भी वही हाल है। जिस तरह की चीजें सरहद और देश के हदों में हो रही हैं, कई तरह की एनॉमलीज हैं, कई तरह के विरोधाभास हैं, लगातार एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लिए जा रहे हैं। आप सब साथी, मैं आपसे कहूं कि आप वाकिफ हैं कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी तब फंक्शन करती है जब लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी बेहतर हो। हमारे यहां बीते 5 महीनों में लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी नहीं हुई। क्या क्या निर्णय हुए, ये हम सब के लिए चिंता का विषय होगा। एक मुल्क के रूप में दलों के दायरों को छोड़ दीजिए, ट्रेड यूनियन आंदोलन ने जो भी मंजिलें हासिल की थी, एक झटके में उनको खत्म करने की बात हो रही है। चाहे वर्किंग आवर्स का मामला हो, वर्कर्स सेफ्टी का मामला हो, वेजेस का मामला हो, और न जाने कितनी और चीजें। मैं तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन वाली बात पे बाद में आऊंगा। उसी तरह आप देखिए, जैसे एक छोटा उदाहरण मैं लेता हूं। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं उस विश्वविद्यालय से हूं, मैं जानता हूं। मेरे विश्वविद्यालय की कैपेसिटी नहीं है ऑनलाइन एक क्लास बिना डिस्टरबेंस के कंडक्ट कर लेने की। और एक क्लास जो कि मुश्किल से 100 लोग, 150 लोग, 200 लोगों की होगी,
वो हजारों हजार छात्र के ऑनलाइन एग्जाम को लेने को आमादा है। कल मॉक टेस्ट में जो हालत हुई हम सब ने देखा। मैं लगातार कह रहा हूं, लेकिन कई साथी मिलकर के हम लोग कह रहे हैं कि ये डिजिटल एक्सेस का भी मामला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।